चलिए, सो बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स में कितने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे ज्वाइन करते हैं। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, हमने देखा था स्टार्च, हमने देखा था प्रोटीन्स, है ना। हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, स्टार्च देखा, प्रोटीन देखा, है ना। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड देखा हमने, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब क्या बायोमोलिक्यूल है, ये सब बायोमोलिक्यूल है। यानी ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे पूरा बायोलॉजी बना हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा बायोलॉजी इस मॉलिक्यूल से बना हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाकर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग शिवानी, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे बायोलॉजी किन मॉलिक्यूल्स के मदद से बना है, यही हमने देखा और आगे भी देखने वाले हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पूरा डिटेल में, राइट। चलो, उसमें क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट का हमने देखा, उसका ग्लूकोज जो है वो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा प्रोटीन, प्रोटीन का बेसिक यूनिट देखा हमने कि अमीनो एसिड होता है। फिर हमने देखा लिपिड, उसका हमने देखा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होता है, उसका बेसिक यूनिट होता है। यानी हमने सारे डिफरेंट वैरायटीज हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, आरएनए डीएनए देखा, है ना, डीएनए आरएनए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, वो हमने देखा, है ना। ऑलराइट, तो बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पे देखे हैं। आगे हम लोग बात करने वाले थे, अच्छा, कॉम्पोजिशन के बारे में भी हमने बात कर लिया। आगे हम लोग बात करने वाले केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उसको हम एनालिसिस करने वाले, उसका एनालिसिस कि ये केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे मतलब ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो केमिकल एनालिसिस जो होते हैं मतलब हमारे जो सेल हैं जिनमें ये सब बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक सेल में या हमारे माइक्रोमोलिक्यूल में जो कॉम्पोजिशंस होते हैं या जो हमारे सेल में जो कॉम्पोजिशन होते हैं, जैसे पहला होता है आपका वाटर, क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, वाटर होता है, ये आपका वाटर। दूसरा होता है आपका प्रोटीन, दूसरा क्या होता है आपका, होता है प्रोटीन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। चौथा क्या होता है यहाँ पे, चौथा होता है लिपिड। पांचवा क्या होता है, सब कॉम्पोजिशन है सेल का, ठीक है। पांचवा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। छठा क्या होता है, छठा होता है आयॉन्स। कितने कितने परसेंटेज में हो सकते हैं, वाटर 70% वाटर होता है, 70 to 90% मान के चलिए क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट अगर प्रोटीन की बात करें तो 10 to 15% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो उसके बाद अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट का तो 3% अराउंड कार्बोहाइड्रेट होता है ना। उसके बाद अगर बात करें हम लिपिड का तो अराउंड 2% लिपिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड अराउंड 5 to 7% होते हैं। आयॉन्स की बात करें तो बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है, दैट इज योर 1%। तो ये क्या है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है सेल का। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ये डिफर करता है, वेरी करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ये आपके सेल के कॉम्पोजिशन का, यानी सेल में जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स का, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखेंगे कि सारे जो है वो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलकर ये बने हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कुछ प्रोडक्ट, हमें बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा,
ठीक है, क्या मिलेगा? बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसका जो केमिकल, हम इसका जो कॉम्पोजिशन देखते हैं तो हमें दिखेगा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। लिविंग टिश्यू में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। वही अगर हम देखें नॉन लिविंग में, तो वो नॉन लिविंग डिफरेंट है, हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं अभी, हम लोग सेल लिविंग का देख रहे हैं। तो लिविंग और सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ये सारे कॉम्पोजिशंस हैं, और ये सारे कॉम्पोजिशंस जो हमारे लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं उनमें, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। और वो अगर हम इस एक पर्टिकुलर मटेरियल को तोड़ेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर मटेरियल को तोड़ेंगे तो हमें बहुत सारा छोटा छोटा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। वो हम उसको, कुछ को कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट, कुछ को कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग सब देखेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो ये था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्ट्रक्चर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि बहुत, ठीक है, बहुत सिंपल, हम इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम आपको बता रहे हैं बायोमोलिक्यूल का। गुड मॉर्निंग आस्था, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में शुगर है, और इसमें है आपका ग्लूकोज, इसमें आपका मान लीजिए कि फ्रक्टोस है, और भी बहुत सारे हैं, गैलेक्टोस है, सुक्रोस है, माल्टोस है, लैक्टोस है। तो डिफरेंट शुगर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कॉमनली दो शुगर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, कॉमनली बोलते हैं, ठीक है, हम लोगों को नोन शुगर होता है। वैसे हम जो चीनी खाते हैं उसमें होता है सुक्रोस, उसके बाद दूध में होता है लैक्टोस, है ना। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है। चावल खाते हैं उसमें भी कुछ शुगर प्रेजेंट होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। सो कार्बोहाइड्रेट, तो मान लो कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और कॉमन, सबको पता होता है, क्योंकि बचपन से हम ग्लूकोज का पढ़ते आ रहे हैं। किस में पढ़ते आ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में भी हमने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में होता है CO2 प्लस H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल आता है, वाटर भी अमाउंट बाहर निकल आता है, थोड़ा सेव होता है और थोड़ा बाहर निकल आता है। अगर हम बात करेंगे C6H12O6 का, तो ये क्या है? ये है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है या केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब देखो ये किस चीज से बना है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे, अब ये प्रोसेस है, हम इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम देखेंगे कि इसी तीन चीज से, ये पूरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे हम एक स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो किसी भी चीज का अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, तो दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो सबका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। एवरीथिंग एज कॉमन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबके केमिकल फॉर्मूला होता है। प्रोटीन का अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट का अलग होता है, लिपिड का अलग होता है, न्यूक्लिक एसिड का अलग होता है, अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल फॉर्मूला के मदद से हम क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे, जैसे हमारा वाटर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, या जैसे भी वाटर को आप लोग लिखो, ठीक है। तो इससे हम वाटर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्रोटीन का देखोगे तो प्रोटीन का क्या होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, तो इसका बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड है, तो हम उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन का अगर देखेंगे तो प्रोटीन का क्या है? अमीनो, प्रोटीन का क्या है? अमीनो एसिड है।
तो ये जो हमारा प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, हमने ऑलरेडी हम लोगों को पता है बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। तो अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो सकता है, एक कॉमन एक छोटा सा हम अमीनो एसिड बनाते हैं, एक कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे एक अमाइन और एक अल्काइल ग्रुप, जहां पे कुछ जो मॉलिक्यूल अटैच होगा उसके अनुसार ये क्या बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा हमारा एक अमीनो एसिड। तो क्या है, ये भी एक केमिकल फॉर्मूला बन गया, और इसी से हम स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। मतलब ये लगभग ये स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, ये लगभग क्या है, इसका स्ट्रक्चर ही है। अब देखो इसमें क्या है, N है, H है, 3 है, इसमें भी H है, हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या है, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना। तो ये NCH3, मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी है। इसमें क्या था, इसमें था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो ये सब मॉलिक्यूल्स, ये बेसिक मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, ये CHO इज द बेसिक मॉलिक्यूल। कभी कभी ये N भी जुड़ जाता है इसमें, जो कि बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट या एसेंशियल मॉलिक्यूल है, ये एसेंशियल एलिमेंट है। इसलिए तो कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये 3 या ये 4 बेसिक चीज होना जरूरी है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो। या फिर अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को उठाकर देखेंगे तो ये बेसिक चीज उसमें होगा ही होगा, या तो ये CHO होगा या फिर CHON होगा। अगर कोई भी चीज को हम अगर देखते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें ये बेसिक चीज होगा। इसको हम कहेंगे लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल, या ये लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। यानी सब इसी से बना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है अप्रोक्सीमेटली, है ना, लेकिन सब क्या है, इसी से बना है। और हम क्या कर, मॉलिक्यूल है, तो जब ये बायोमॉलिक्यूल है तो इसके पास क्या है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, जस्ट 2 मिनट रुक जाइए, नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्लीज वेट 2 मिनट्स। क्लियर है, क्लियर है अभी, ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, ओके ओके, चल हो गया हो गया हो गया। तो क्या है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स है, ये सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। और ये सारे बायोमोलिक्यूल्स यानी ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी यानी लाइफ के बनाने में मदद करेगा। और इन सब का क्या होता है, एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला होता है जिसके मदद से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उनका वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये है C6H12O6 का हम ले लेते हैं, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसका।
This will be the structure. This will be the ring structure of glucose. This will be the ring structure of glucose. ठीक है? This will be the ring structure of glucose. ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस विल बी द रिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या है, हम करेक्ट और ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखाएंगे कि ग्लूकोज का क्या होता है, फ्रक्टोज का क्या होता है। जिस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये बनाया, ठीक है, लेकिन ये सही था, ठीक है, गलत नहीं था, राइट। तो क्या है कि हम ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला विच इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, हम उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, ये सी यहाँ पे है, यानी कार्बन इसमें है, इसमें भी सी है, यानी जितने भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लिपिड है, लिपिड का भी फॉर्मूला जो होता है वो कार्बन से ही बना होता है। ठीक है, कार्बन से ही बना होता है। तो स्ट्रक्चर, तो जितने भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो बायोमॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जितने भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन प्रेजेंट हैं वो बायोमॉलिक्यूल कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए और एक पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यानी जितना भी बायोमॉलिक्यूल होगा उसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखें या फॉर्मूला देखें उसमें कार्बन जरूर होगा। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यहाँ पे देखें जो कि कार्बन कंटेनिंग, सो कार्बन कंटेनिंग होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना देखें हम यहाँ पे, वो अगर उसमें कार्बन है, कार्बन होगा ही होगा, और कार्बन है दैट विल बी योर बायोमॉलिक्यूल। तो यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट को स्टेट करते हैं, पॉइंट लिखते हैं कि ऑल कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, ऑल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और compounds, all carbon containing compounds or are called biomolecules, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी अगर इसमें इस पॉइंट से प्रॉब्लम है प्लीज हमें पूछ लीजिए। ठीक है, हो यस ऑफ कोर्स, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देखिए जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कंज्यूमेबल फॉर्म में है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है। और वो क्या है, वो हमारे लाइफ में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाने में मदद कर रहा है। उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये कार्बन तो जरूर होगा, वो बायोमॉलिक्यूल है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, सब बायोमॉलिक्यूल्स है। इनऑर्गेनिक में भी कुछ कुछ होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी क्या होते हैं, कुछ कुछ बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग देखो हर एक चीज को देखेंगे, यहाँ पे जितना है ना प्रेजेंट, यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, सब हम देखेंगे। लिपिड क्या है, लिपिड में भी कार्बन होता है, वो भी बायोमॉलिक्यूल है, वो भी क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि लिपिड में भी कार्बन होता है। लिपिड को अगर हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, वाटर को तोड़ेंगे, वाटर में क्या है, कार्बन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे आएगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, आप लोग सोचिएगा कि वाटर क्या है, वाटर में तो कार्बन नहीं है, क्या ये बायोमॉलिक्यूल नहीं है? तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या प्रोटीन है, इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, तो ये बायोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन है, बायोमॉलिक्यूल है। लिपिड कार्बन होता है, मतलब और भी स्ट्रक्चर है इसके, हमने सिर्फ स्टार्टिंग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, इसमें भी कार्बन होंगे, और ये क्या होगा, लिपिड होगा, और ये लिपिड में कार्बन है, ये बायोमॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड है, इसमें भी कार्बन होता है, तो ये भी बायोमॉलिक्यूल है। क्या आयोन बायोमॉलिक्यूल है?
आयंस यानी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। गुड मॉर्निंग भारती, गुड मॉर्निंग। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब क्या है? क्या ये सब ऑर्गेनिक है? नहीं, ये सब ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन नहीं है ना, इनऑर्गेनिक है। लेकिन अब ये क्या बायोमोलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, वो भी हम लोग देखेंगे अभी, जस्ट तुरंत अभी देखेंगे कुछ सेकंड्स के बाद। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया कि बायोमोलिक्यूल, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बायोमोलिक्यूल हैं, क्योंकि उसमें कार्बन है, और सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हम ऑर्गेनिक के बारे में देख लिए, अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में, कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि हमारे जो इनऑर्गेनिक होते हैं, अच्छा इसको कॉपी वॉपी करना है तो आप लोग कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, इसमें जैसे नोट्स बनाने लायक कुछ है नहीं, रेफरेंस के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए कि हमने ये पढ़ा था, उसके लिए आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मतलब कि ये क्या है, ये सेल का केमिकल ये सेल का कॉम्पोजिशन है। ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड और आयोन है। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक दोनों है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल है इसमें, यानी ऐसे मटेरियल, ठीक है, जो क्या होते हैं जिसमें कार्बन है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। अच्छा, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन प्रेजेंट होता है तो क्या ये बायोमोलिक्यूल है? देखिए, जितने भी कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स में ही आते हैं, ठीक है, लेकिन वो कार्बन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैल्शियम है तो सी ए लिखा है तो समझ लो कि वो सी कार्बन है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोग उसको भी देखेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, इनका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, यानी हर चीज का फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, वाटर का H2O केमिकल फॉर्मूला है, वैसे प्रोटीन का ये इससे फॉर्मूला बनेगा, कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6, और ये ग्लूकोज का है, ऐसे अलग अलग होंगे आपको, लैक्टोज के, सुक्रोज के, फ्रक्टोज के। तो यानी सबके केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे है, और सारे केमिकल फॉर्मूला के क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला के मदद से हम उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। और जितने भी केमिकल फॉर्मूला देखोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका बायोमोलिक्यूल। इसीलिए हमने कहा ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने अभी तक ऑर्गेनिक सारा देख लिया, ऑर्गेनिक का कुछ पॉइंट्स हमने जो इंपॉर्टेंट थे हमने देख लिया। Now, it is very important to understand the inorganic compounds which is present here, whether it is biomolecules or not. ठीक है, हम उठाते हैं लिविंग टिश्यू को, लिविंग टिश्यू को लेते हैं क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने उठाया लिविंग टिश्यू को। लिविंग टिश्यू को उठाया, हमने क्या किया, उसको ड्राई किया, हमने उसको क्या किया, ड्राई किया, सारा वाटर को बाहर निकाल दिया, एवोपरेट करा दिया। यानी हमने मान लो कि इस चीक से, इस गाल से हमने कुछ सेल्स निकाले, दैट इज योर चीक सेल, या किसी प्लांट से हमने कुछ सेल निकाले जो लिविंग सेल है, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, कॉलेनकाइमा हो, लिविंग हो, ठीक है। लिविंग सेल को हमने निकाला, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा लिविंग होता है। लिवर सेल ले लीजिए, चीक सेल ले लीजिए, कोई भी एक सेल ले लीजिए, नॉर्मल एक लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू आप ले लीजिए, ठीक है। उसको क्या करिए, उसको ड्राई करिए। ड्राई कैसे करिएगा, एवोपरेट, सारा वाटर को क्या करिएगा, एवोपरेट कर दीजिएगा, तो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और जो बचेगा वाटर के अलावा, वाटर को जब एवोपरेट हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम कहते हैं, और उसको अगर क्या करिएगा, वेट करिएगा, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। उसको क्या कहते हैं, ड्राई वेट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिविंग सेल को ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक लिविंग सेल को हम ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक लिविंग सेल हो सकता है, हमने उसको लिया, जिसमें क्या है, जिसमें है आपका
न्यूक्लियस और वैक्यूल एक्सेट्रा, जो भी मटेरियल्स इसमें होने चाहिए। हमने क्या किया, इसको वेट किया, हमने क्या किया, इसको इसका वजन निकाला। इसका जब हमने वेइंग मशीन पे वजन निकाला तो इसका रीडिंग क्या दिखाया, वेट कैसे किया जाता है, ड्राई वेट हम किससे कहेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम सुखा देंगे, इवोपरेटिंग वाटर। ठीक है, वाटर को जब हम इवोपरेट करेंगे क्या होगा, यहां से सारा वाटर निकल जाएगा और ये हो जाएगा ड्राई, ये हो जाएगा आपको ड्राई। ये जो हमारा ड्राई सेल है, ये टिश्यू है, इसको हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। इसको जब वेट करेंगे तो कुछ मेजरमेंट दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ द सेल। जितना भी वाटर था, जितना भी फ्लूइड था, हमने इवोपरेट करवा दिया, जितना भी वाटर था सारा इवोपरेट हो गया, और जो बचा वो क्या है, उसको अगर हमने वेट किया, उसको हमने कहा कि दैट इज द ड्राई वेट ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये जो ड्राइड मटेरियल है, मान लीजिए हमारे पास क्या मिल गया, ड्राइड मटेरियल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे बर्न, जला देंगे। यानी बर्निंग का सिंबल ट्रायंगल का होता है, हीट, मतलब इसका बर्न करेंगे। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं क्यों हमने इसको इवोपरेट कराया, क्यों हम इसको जला रहे हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, क्या हुआ, हमने इसको इवोपरेट कराया, इवोपरेट कराने के बाद हमने इसको कराया हीट, यानी इसको कराया बर्न, इसको कराया बर्न यानी इसको जलाया। ठीक है, हमने क्या कराया, ये जलाया, बर्न्ड। नाउ आफ्टर बर्निंग व्हाट विल हैपन, सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे इसमें वो सारे निकल जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, एशेस में। हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सारे जल भुन जाएंगे, चले जाएंगे, निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ऐश। ठीक है, ठीक है, वो ऐश को छोड़कर या राख छोड़ देंगे, हमारे पास मिलेगा सिर्फ और सिर्फ राख, और उसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऑर्गेनिक एंड गैसियस कंपाउंड वो सारे इवोपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो ऐश जो यहाँ पे बच रहा है ये क्या है, जो ऐश हमारे पास बच रहा है ये क्या है, ये है इनऑर्गेनिक। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है हमने क्यों हम इसको जलाए, क्यों हमने ऑपरेट किए। ठीक है, इसमें जो बचेगा वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया, मतलब कोई भी एक लिविंग टिश्यू से क्या करेंगे, उसको हम इवोपरेट करके उसको जला देंगे, तो जो हमें राख बचेगा क्या है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अपना अपना माइक को प्लीज अनम्यूट ना करें। आयुष आजाद, ध्यान रखें कि आपका माइक जो अनम्यूट हो गया था। ठीक है, तो प्लीज अनम्यूट ना करें, ठीक है, उसको म्यूट ही रहने दें ताकि बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। सो इसका ध्यान सभी को रखना है। ठीक है, चलिए समझ में आया। लिविंग सेल को हमने बर्न, वो एवोपरेट करके जब बर्न कराया तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सारे निकल गए। कोई बात नहीं आयुष, ध्यान रखिएगा, सबको बोल रहे हैं, नॉर्मली दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो अपना ध्यान रखें कि कहीं गलती से टच ना हो जाए। टच हो जाता है गलती से तो म्यूट अनम्यूट हो जाता है, तो टच ना करें, थोड़ा सा इसका ध्यान रहे। ठीक है, तो क्या हो गया, जो हमने इसको बर्न किया क्या मिलेगा, जो ऐश में रहेगा वो होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल कार्बन,
सॉरी कैल्शियम, नॉट कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, राइट। ये सब क्या है, ये सब आपके हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। ये उसके बाद हमारे पास मिलेंगे PO2, आप लोग समझते हो, यू आर स्मार्ट इनफ, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे जो है यहाँ पे हमें मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, जब हम जलाएंगे, जब हम जलाएंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा जलने के बाद? यस, तुम्हें बताइए, जलने के बाद कार्बन का क्या होता है? केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि जलने के बाद कार्बन का क्या होता है? CO2 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, CO2 के फॉर्म में निकलता है, अच्छा, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, तो जो राख है क्या उसमें कार्बन होंगे? कार्बन होंगे उसमें, सोचिएगा, ठीक है। अब जो बच गया क्या है, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ये बायोमोलिक्यूल है? यस, ये भी बायोमोलिक्यूल ही है, ये भी क्या है, बायोमोलिक्यूल ही है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल का ही एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब बायोमोलिक्यूल जो है, हमने ये सब देखा, और ये भी बायोमोलिक्यूल के यानी ये लाइफ के बनाने में मदद करेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाने, कुछ कुछ इसमें मॉलिक्यूल होंगे, जैसे हमारे जो मैग्नीशियम है, ये कुछ स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ होगा जो स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने में मदद नहीं करते हैं। सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्ट्रक्चर बनाने में मदद नहीं करेंगे, कुछ कुछ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, सल्फर है, वो कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो क्या ये बायोमोलिक्यूल है? यस, ऑफ कोर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये सब बायोमोलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका बायोमोलिक्यूल ही है, ठीक है। तो क्या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ये लाइफ के एक मॉलिक्यूल ही है, लाइफ को चलाने में ये मदद करने वाला एक छोटा सा मॉलिक्यूल ही है, तो ये भी बायोमोलिक्यूल है। सो अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल को हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और दूसरा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था। समझ में आया? ये क्लियरली समझ में आया? जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, वो भी बायोमोलिक्यूल का ही पार्ट होते हैं, भले उसमें कार्बन हो या ना हो, वो बायोमोलिक्यूल कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही बायोमोलिक्यूल कहलाएंगे। यस, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है, जो भी हमारे सेल में होते हैं, लिविंग सेल में या लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, सारा बायोमोलिक्यूल्स है, सारे बायोमोलिक्यूल्स है। उसमें कुछ होता है कि कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कुछ रिएक्टेंट के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शन में मदद करते हैं, कुछ रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल जो कि लाइफ में है, लिविंग सेल्स में है, लिविंग टिश्यू में है, ये सारे मॉलिक्यूल चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, वो बायोमोलिक्यूल ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बायोमोलिक्यूल ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे बताइए। अगर समझ में आ गया तो अपने पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाकर बारिश शुरू कर दीजिए।
ओके ओके, थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू। सो समझ में आना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि लास्ट क्लास और इसके पहले जितने भी क्लासेस थे हमें पता चला कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें बाउंस करके निकल गया, क्योंकि हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, हमने अपने स्पीड को बहुत कम कर लिया है। ठीक है, तो ये स्पीड से ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को सारा समझ में आना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ खत्म करके निकल जाना नहीं है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना तो है, करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे जो करना होगा वो करेंगे, अपना स्पीड को कम करना है, बढ़ाना है, जो करना है हम करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइमरी। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हम सब कुछ हम आपको क्या करेंगे, नोट्स में प्रोवाइड कर, जैसे हमने सेल का नोट्स आपको रिटर्न नोट्स भेज दिया है, वैसे इसका भी हम भेज देंगे, चैप्टर खत्म होगा आपको मिल जाएगा, वैसे तब तक के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसे कहते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं? ओके, पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ओके। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं यानी ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी है, यानी सबसे पहले इसकी जरूरत है ना, हम कहते हैं ना दिस इज योर प्राइम टाइम, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे पहले आपको वो देखो, प्राइम टाइम कहते हैं। प्राइमरी क्लास यानी सबसे बेसिक क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, ऑल राइट। ओके, मेटाबोलाइट्स क्या है? मेटाबोलाइट्स, ओके, हम आपको बताते हैं, सब चीज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दोनों का मतलब हम समझाएंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। हमारे तो ऐसे मटेरियल, ठीक है, ऐसे मटेरियल जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में मदद करेंगे, बॉडी के, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कई सारे प्रोसेस, चाहे वो बनना हो या टूटना हो, केमिकल रिएक्शंस बनते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, और उन केमिकल रिएक्शंस में कई सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेटाबोलाइट। नाउ विच मॉलिक्यूल इज प्राइमरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, या जो बेसिक चीजें हैं हमारे बॉडी में जो हो रहा है, जैसे हमारा ग्रोथ होना जरूरी है, डेवलपमेंट होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, हमारा बाकी का प्रोसेस होना जरूरी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब प्रोसेस होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस क्या, केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस के जो पढ़ता है, ठीक है, उसको, उस सब्जेक्ट को जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताता है, हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं हम उस सब्जेक्ट को? कहते हैं ऐसे जिसे जरूरी नहीं है आपके लिए, बट क्या है कि ये बेसिक जनरल नॉलेज है। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री अब बताते हैं। मेटाबोलाइट्स जो ऐसे मटेरियल होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ प्रोसेस फॉर्मेशन के लिए होता है और कुछ डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। यानी मान लीजिए कि हमारे बॉडी में या तो हम
अगर आपके सामने शेर आ गया तो या तो हम उसको मार देंगे या खुद मर जाएंगे, या तो हम फॉर्म कर लेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे कि हमने शेर को मार दिया, उसे लड़ लिया, या खुद मर जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट नहीं कर रहा है, कुछ दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। यस, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना टूटता है तब एनर्जी बनता है, ठीक है। लेकिन वही अगर फोटोसिंथेसिस देखें तो खाना बनाने के लिए भी वहां पे क्या है, वहां पे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, और वही चीजों को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यानी जो भी मटेरियल है उसमें दो ही रिएक्शन होता है, एक होता है या तो फॉर्म होता है या उसको टूटता है, ठीक है। फॉर्म जो होता है मॉलिक्यूल या फिर जो रिएक्शन किसी चीज को बनाने में या फॉर्मेशन में मदद करेगा। यस यस, ऑफ कोर्स सान्या, वेरी गुड, ये सही आंसर आपका, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल कुछ बनाने के लिए होता है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ ही गया है मेटाबॉलिज्म का तो हम बता ही देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, हम आगे ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी के बुक पे भी ये आपको दिया हुआ है अलग से पैराग्राफ, और हम लोग पढ़ने भी वाले थे। मेटाबॉलिज्म अगर हम देखेंगे तो ये दो हिस्से में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, एक हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, और दूसरा कहेंगे हम एनाबॉलिज्म। एक हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म और दूसरा कहेंगे एनाबॉलिज्म। यानी यही दो चीजें मिलकर बनता है मेटाबॉलिज्म, या कोई भी केमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी का कोई भी केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है वो इसी दो चीजों से होता है, इसी दो चीजों से होता है, या तो वो कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म, कैटा यानी काटो, कैटा काटो यानी ब्रेक डाउन, यानी तोड़ने वाला प्रोसेस, ब्रेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या केमिकल रिएक्शंस होता है, सोचिए, ठीक है। C6H12O6, ये क्या है, अच्छा हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है मार्कर, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें बताइए, आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ग्लूकोज को अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम इस ग्लूकोज को क्या कर देंगे, इस ग्लूकोज को तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इस ग्लूकोज को तोड़ देंगे। जब इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी यानी ATP मिलेगा। यानी हमने इस ग्लूकोज को तोड़ा, जरूरी है तोड़ना क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हमने क्या किया, हमने इस ग्लूकोज को तोड़ दिया, ठीक है। ग्लूकोज को क्या कर दिया, तोड़ दिया, हमें मिल गया एनर्जी। अब हमें क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। तो हमने ग्लूकोज को तोड़ा किस लिए, फॉर एनर्जी। तो ये हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब यही चीजें हम एनाबॉलिज्म कहें तो, एनाबॉलिज्म यानी एना फॉर्मेशन, एना मीन्स फॉर्मेशन, एना मीन्स फॉर्मेशन यानी किसी चीज को बनाने के लिए। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे टूटा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। और थोड़ा बहुत एनर्जी के साथ हम क्या करेंगे, इसको हम जब बनाएंगे तो C6H12O6 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, सम अमाउंट ऑफ H2O प्लस O2। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ना, ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ये क्या रिएक्शन है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या तो वो टूटेंगे या तो वो फॉर्म होंगे, या तो वो कैटाबॉलिज्म होगा वो एनाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म किसको कहेंगे, कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ने वाले प्रोसेस को कहेंगे।
यानी किसी भी चीज को अगर हम तोड़ते हैं, भले तोड़ने के बाद हमें जो कुछ मटेरियल मिल रहा हो, दैट इज दूसरी बात, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, तोड़ना। यानी जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे उस प्रोसेस को कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, नाउ नाउ एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म यानी फॉर्मेशन। कोई भी चीज, अगर किसी चीज, कोई भी चीज बन रहा है, कहीं भी बन रहा हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, कहीं भी बन रहा हो, फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज का, तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है उसको क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी से फॉर्मेशन का, ओके। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं। ठीक है, मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज यहाँ पे मिलकर क्या बनाए? बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाए। क्या बनाए? एक ग्लाइकोजन बनाए। ये क्या है? ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, क्या है? ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल हो सकता है। ये जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना है यहाँ पे, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर ग्लाइकोजन। ये क्या है? ये फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। समझ में आ रहा है? तो जो ग्लाइकोजन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन, और इसका अलग से एक सेपरेट नाम भी है, ग्लाइको ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यानी यहाँ पे ग्लाइकोजन बन रहा है, ये जेनेसिस प्रोसेस है। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन। वहीं अगर हम इसको तोड़ देते, इसको हम क्या कर देते? इसको तोड़ देते, ये क्या बन जाएगा? अलग अलग ग्लूकोज बनेगा। अलग अलग क्या बनेगा? ग्लूकोज है, लेकिन ये ग्लाइकोजन टूट रहा है यहाँ पे। ये क्या है? इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी लाइस हो रहा है, यानी टूट रहा है। दैट इज योर कैटाबॉलिक रिएक्शन, दैट इज योर कैटाबॉलिक रिएक्शन। हम ये चीज कह सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल ले सकते हैं। समझ में आया? तो या तो ग्लूकोज बनेगा या टूटेगा, ये दो चीज होगा हमारे बॉडी में। कई सारे ऐसे प्रोसेस है, कई सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में है, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन का, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन का। तो ये जो फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन होता है, यानी कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं या एनाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन। अब इसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों को मिलाकर कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? इसके क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे या मेटाबॉलिज्म कहेंगे। समझ में आया? तो क्लियर है? ओके। अब देखिए मेटाबोलाइट यहां पे क्या है। नाउ जब ग्लूकोज टूट रहा है, जब ग्लूकोज टूटेगा, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटा, वहां पे क्या बन सकता है? प्रेजेंस ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो वो वहां पे बन सकता है हमारा बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स बनते जाएंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल आपने पढ़ा हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन वही चीजें अगर मान लीजिए कि वहां पे नहीं बन रहा है, अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, क्या वहां पे होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, या फिर एथेनॉल, किसी और दूसरे रिएक्शन में और एथेनॉल बनेगा। ये सब चीजें क्या है? ये सब हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो हमारे बेसिक जो
हमारे बॉडी में जो बेसिक प्रोसेस होता है उसको होने में, उसके लिए वो मदद करता है। ठीक है, उसके लिए क्या करता है, मदद करता है। और भी चीजें हम आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, आने वाले क्लासेस में। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा आप लोगों से हम छोटा सा क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले। ठीक है, चलिए तो ये हम एक बार सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी ऐसे मेटाबोलाइट जो ऐसे मेटाबोलाइट जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या हमारे बेसिक प्रोसेस के लिए, हमारे बॉडी का जो बेसिक प्रोसेस होता है उसके लिए जो जो जरूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो उसमें उसके फॉर्मेशन में, हमारे ग्रोथ में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स अ की फैक्टर, इट्स अ की फैक्टर, की कंपोनेंट। ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी कह सकते हैं, जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, ठीक है, उसमें ये वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो, उसके लिए हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट की जरूरत है। ठीक है, हमारे जब कोई भी चीज ग्रो कर रहा है, ठीक है, जब चीज कोई ग्रो कर रहा है या कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई फॉर्मेशन रिएक्शन हो रहा है वहां पे, या कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, कुछ चीजें जो है वो रिजल्ट यानी रिजल्टेंट यानी प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कुछ मटेरियल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। ये सब चीजें क्या होता है, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। वो क्या होता है, वो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने देखा, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे बॉडी में कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो सारे केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बॉडी मेटाबॉलिज्म यानी किसी भी चीज के फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन में जो मदद कर, जो डिस्ट्रक्शन हमारे प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस या डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, हम उसको कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म। इसको हम दो हिस्से में डिवाइड कर दिए, क्योंकि या तो वो टूटेगा या तो वो फॉर्म होगा। यानी टूटेगा तो उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन, अगर वो फॉर्म होगा कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, जब टूटेगा तो वो कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म, और जो फॉर्म होगा वो एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म कहलाएगा। क्लियर है? ऑल राइट। तो एक यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे पूछा जाता है, 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इफ इफ फोटोसिंथेसिस इज अ if photosynthesis is a anabolic reaction, what is respiration? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। if photosynthesis is a anabolic reaction या anabolic process, then what is respiration? That is very important to understand. प्लीज मुझे बताइए। यस, ओके। सो कई सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आंसर दिया है। बहुत अच्छा लगा ये आंसर देखकर। ठीक है, आंसर देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सही आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे हो गया क्लियर। अब देखते हैं हमारे जो बॉडी में क्या होते हैं ना, कई सारे ऐसी चीजें होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर वेट, उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए
उनका साइज, उनका वेट और उनका सॉल्युबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम पूरे बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, पूरे बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज दो दो कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, बहुत सिंपल है। पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। फिर हमने यहाँ पे देखा मेटाबॉलिज्म इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक एनाबॉलिक रिएक्शन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। सो हम क्या कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल के साइज, उसके वेट, उसके सोल्युबिलिटी पर भी हम उसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे आएंगे, बात करेंगे इस पे। ठीक है, मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, हम अगले क्लास में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आएंगे, जिससे कि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी है, और हम ऐसे ऐसे एग्जांपल्स के साथ आपके पास आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, जिससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्या है, यहाँ पे हमने बायोमोलिक्यूल्स को फिर से डिवाइड किया, बायोमोलिक्यूल्स को फिर से डिवाइड किया। इस टाइम पे हम अब जो डिवाइड कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन इट्स वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एंड बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, इतना वो सॉल्युबल है कि नहीं है। इस पे हमने डिपेंड, इसको हमने रेफरेंस में लेकर हम इस बायोमोलिक्यूल को दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक जिसको हम कहेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। दिस इज द डिफरेंस इन दिस टू डिविजन्स। दो डिवीजन जो हमने किया यहाँ पे, उसमें सिर्फ माइक्रो और मैक्रो का डिवाइड यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, सो बायोमोलिक्यूल बेस्ड ऑन molecular weight, based on solubility, based on its size, etc. It can be divided into two categories, and that will be your bio micromolecules and bio macromolecules. Clear है? यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ठीक है, यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि बायो जो माइक्रोमोलिक्यूल है, हम किसको कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और मैक्रोमोलिक्यूल किसको कहते हैं, ये भी समझना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो पहले अगर बात कर ले बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल का। ठीक है, कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। तो माइक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल साइज्ड होते हैं, सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल with low molecular somebody says less than 10,000 डाल्टन। कुछ लोग कहते हैं कि ये लेस देन कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, लेस देन 10,000 डाल्टन। ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन, नॉट 10,000 डाल्टन, 1000 डाल्टन, या कुछ लोग कहते हैं लेस देन 800 डाल्टन, 800 डाल्टन भी कहते हैं। ठीक है, 800 या फिर 1000 डाल्टन, इसका अप्रोक्सीमेट साइज इससे कम होना चाहिए। ठीक है, और हाईली सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है ये, हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल। ठीक है, हाईली सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनिएगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉल होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, और कितना 1000 या फिर 800 डाल्टन से भी
कम होता है और ये हाईली सॉल्युबल होता है। वहीं अगर मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका सेम उल्टा आप लोग लिख सकते हैं, इसका सेम उल्टा आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बात आई समझ में, बात समझ में आ गई यहाँ पे? यस, यहाँ पे बात आई समझ में? किसी को कोई एग्जाम्पल? ओके, हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। शुगर क्या आएगा? सिंपल शुगर, ग्लूकोज वगैरह, वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। ठीक है, हमारे जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे। मैक्रो के एग्जांपल हम देंगे जब मैक्रो के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी हम माइक्रो के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो के एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, it is soluble but highly soluble, but it is soluble in water or acid, that is different। ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं, हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, सो इट इज सॉल्युबल। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, लिपिड्स एक्सेट्रा, दीज आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, दे आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, जो कि किसी भी बड़े मॉलिक्यूल या बड़े कंपाउंड को बनाने में मदद करेगा। जैसे अमीनो एसिड क्या करेगा? अमीनो एसिड मदद करेगा प्रोटीन बनाने में। ग्लूकोज, शुगर क्या करेगा? बनाने में मदद करेगा स्टार्च, कॉम्प्लेक्स शुगर। नाइट्रोजन बेस क्या करेंगे? डीएनए, आरएनए बनाने में मदद करेंगे। लिपिड क्या करेंगे? लिपिड हमारे बहुत सारी चीजों को बनाने में, लिपिड जो हमारा बेसिक चीज होता है, तो ये और बहुत सारे लिपिड जो होते हैं वो आपको एक्सेप्शन केसेस है। ठीक है, लिपिड हम बताएंगे आपको, एक ऐसे एक्सेप्शन है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होता है? मोर देन 800 होता है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? वो माइक्रो ही कहलाएगा। व्हाई, क्यों, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिपिड एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे। चलो, तो मेटाबोलाइट्स, डोंट वरी, हम मेटाबोलाइट्स को अभी सब कितना भी बोलने की कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी हम आपको कुछ और लाइव एग्जांपल्स के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग आप समझ जाएंगे। ठीक है, हम आपको अलग अलग बताएंगे, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, मेटाबोलाइट्स क्या, हम आपको बताएंगे विद वेरियस एग्जांपल्स। दैट टाइम आप लोग इजीली समझ जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट मेटाबोलाइट्स क्या है क्या नहीं है। ठीक है, राइट, समझ में आया? ये कुछ क्लियर है? समझ गए सब? सबको समझ में आ गया यहाँ पे? यस, क्लियर है? एक छोटी सी चीज हम बोल सकते हैं, इंसुलिन, उसका मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, कि इंसुलिन माइक्रो मॉलिक्यूल है कि नहीं है, आप लोग को खुद पता चल जाएगा। एक चीज हम बताते हैं आपको, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं? सोल्यूबलाइज करते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, क्या करिए? सोल्यूबलाइज कर दीजिए, फिर इसको फिल्टर करिए। फिल्टर करिए, जो मटेरियल उस फिल्टर के ऊपर सेटल हो गया वो मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, और जो उस फिल्ट्रेट के फिल्ट्रेट में नहीं आया, ऊपर में नहीं सेटल हुआ, नीचे फनल को क्रॉस करके नीचे आ गया लिक्विड में, लिक्विड के साथ, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये एक बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एक प्रोसेस है जिसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मान लो, क्या करो, एक फनल ले लो। ठीक है, बीकर है। ठीक है, क्या बीकर है? अब हम क्या करेंगे? इस फनल में अब हम मटेरियल को पोर करेंगे। सारे हमने क्या किया? जितने भी टिश्यू है, टिश्यू को हमने क्या किया? ग्राइंड किया। हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, हम उस लिविंग टिश्यू को हमने क्या किया? पूरा अच्छे से पीसा। पीसने के बाद उसमें वाटर मिलाया, एसिड मिलाया, अच्छे से उसको पीस लिया। पीसने के बाद हमने क्या किया? उसको हम फिल्टर करने वाले। क्या करने वाले? फिल्टर करने वाले। जब हम फिल्टर करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसके साथ, इस वाटर में या इस फ्लूइड में, जो भी हमने लिया फ्लूइड या जो भी हमने यहाँ पे लिया, वो क्या है? सॉल्युबलाइज होकर जो मटेरियल चला गया, यानी जो मटेरियल यहाँ पे आ गया सॉल्युबलाइज होकर इसके साथ, ये कहलाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल।
और जो मॉलिक्यूल यहाँ पे सेटल हो गया इस मॉलिक्यूल को कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन जो लिपिड है वो लिपिड मॉलिक्यूल हमारा इसमें सेटल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका हम आपको बताएंगे। क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है कि ज्यादा होता है? हमने कहा कि ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है? क्या हमने सच बोला, क्या हमने सही बोला, ये हम आपको बताएंगे। हम हो सकता है कि हम गलत बोल दिए हो, ठीक है। क्यों ऐसा कहा जाता है? लिपिड एक्सेप्शन है, क्यों कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे। क्या लिपिड इसके ऊपर सेटल हो जाएगा, ये भी हम बताएंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है। तो ये समझ लीजिए जो मटेरियल इस पे सेटल, हमने क्या किया, टिश्यू लिया, टिश्यू को हमने किया ग्राइंड, टिश्यू को क्या किया हमने किया ग्राइंड, हमने पीसा, उसको अच्छे से पीस दिया। पीसने के बाद क्या किया, उसको हम फिल्टर किए। जब फिल्टर किए तो जो मॉलिक्यूल नीचे चला गया, फिल्टर होकर नीचे चला गया, वो क्या है, वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो मटेरियल हम नीचे नहीं गया ऊपर में सेटल हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या लिपिड का एक्सेप्शन है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आज हम अपने सबसे स्लोएस्ट पेस में थे, हम बहुत ही स्लो बोल रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, आप लोगों को ये हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।